किया था और छंद में हमने कहाँ तक कर लिया था, सोरठा तक हो गया था। ठीक है, तो अगला है हमारा रोला। लिखिए इसकी परिभाषा। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में, इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 एवं 13 मात्रा पर, तथा 11 एवं 13 मात्रा पर यति, ब्रैकेट में लिखना विराम, 11 एवं 13 मात्रा पर यति होती है। यह भी दोहे का उल्टा होता है। यह भी दोहे का उल्टा होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखो। यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। देखो एक चीज ध्यान देना, जैसे हमने कहा कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं, अगर हम ऐसे देखें तो जो दोहा होता है उसकी पंक्ति में भी 24 मात्राएं ही होती हैं और 13-11 पर यति होती है। लेकिन इसकी जो परिभाषा दी है, अब कैसे दी है, रोला की परिभाषा में ना बहुत सारा विवाद है। अलग अलग लोग अलग अलग इसकी परिभाषा बताते हैं, अलग अलग इसकी पहचान बताते हैं। तो इसमें इसकी जो परिभाषा दी है यहाँ पर कि इसकी प्रत्येक, कहीं पे आपको लिखेगा कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है। ऐसा भी आ सकता है, तो चरण लिखा हो या पंक्ति लिखा हो, आप इसे ध्यान देना। अब क्योंकि 24 मात्राएं बताई गई हैं तो इस आधार पर इसको हमने किस में रखा है कि यह सममात्रिक है, जबकि सममात्रिक नहीं, अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, अर्ध सममात्रिक दिखेगा। लेकिन ये प्रश्न आया था जैसे एमपीएसआई की परीक्षा में, उसमें पूछा गया था कि रोला क्या है, अर्ध सममात्रिक है या सममात्रिक है। तो लास्ट में इस पे विवाद हुआ और बाद में फिर आयोग ने जो इसका आंसर दिया वो सममात्रिक दिया, क्योंकि परिभाषा में ये कहा गया है कि इसकी पंक्ति में 24-24 मात्राएं हैं। तो इस आधार पर कि जब एक साथ दे दिया तो ऐसे इसको सममात्रिक मान लिया गया। अब विवाद इतने ज़्यादा हैं तो आपकी परीक्षा में अगर आता है तो आपको ऐसे लिखना है, समझना है। अब सवाल उठता है कि रोला जो है वो कैसे हम सोरठा से अलग करें। बिल्कुल सोरठा जैसा ही हो गया, 11-13 11-13, ठीक है। तो इसका मैं अभी तक आपको ना कोड बताती थी याद रखने के लिए, लेकिन अब इसका ना एक और आसान तरीका है जिसमें आपको कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसकी पहचान दूसरे तरीके से कर सकते हैं सोरठा के साथ। और वो कैसे कर सकते हैं, तो इसकी अंतिम मतलब एक इसमें लिखिए, पंक्ति लिखिए कि इस छंद के समचरण का अंतिम अक्षर समान होता है। इस छंद के अंतिम चरण के अक्षर समान होते हैं, ऐसे लिखो ना। इस छंद के अंतिम इस छंद के समचरण के अंतिम अक्षर समान होते हैं, अर्थात तुक पाई जाती है। रोला और सोरठा में जो आप अंतर करेंगे वो इसी से अंतर करेंगे, ठीक है। मात्राएं 11-13 11-13 ही होंगी दोनों में। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे हम देखेंगे, उदाहरण दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, बाहर आया माल सेठ ने जो था चांपा, बंद जेल में हुए दवा बिन मिटा मोटापा।
अब ये जो यहाँ पे मोटापा और ये चापा, आगे लास्ट में क्या है, पा और पा, तो ये इसका समचरण है, ये समचरण है, ठीक है। तो समचरण का जो चरणांत है वो क्या है, एक है, ठीक है। तो ये सोरठा रोला हो गया। और अगर आप सोरठा को देखेंगे तो सोरठा में भी आपको एक लाइन लिखनी है जहां आपने परिभाषा लिखी थी। तो सोरठा में आ जाइए। मैंने कल इसलिए नहीं लिखवाया था कि पहले ना रोला के साथ लिखेंगे हम उसको। तो इसमें लिखो कि इसके विषम चरण के अंतिम अक्षर समान होते हैं। इसके विषम चरण के अंतिम अक्षर समान होते हैं। तो जैसे देखो, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो ये शब्द देखा है, जैसे दोनों दिया है कि इस भव सागर बीच, ये हमारा क्या है, विषम चरण है प्रथम, ठीक है। जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच। तो यहाँ पे ये जो चरणांत है, यानी इसका जो अंतिम अक्षर है, इन दोनों का अंतिम अक्षर एक है। और अंतिम यहाँ पे देखें जो समचरण है, इसमें नहीं है तुकबंदी, ठीक है। तो किसमें है, विषम चरण के अंदर। तो सोरठा और रोला, इन दोनों का जो अंतर है बहुत आसानी से आप कर लेंगे। दोनों में 11-13 मात्राएं हैं। जो हमारा सोरठा है, इसके विषम चरण में तुकांत होता है, ये हम कहें कि लास्ट में क्या है, तुकबंदी है। और जो रोला है उसके समचरण में होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे इसमें भी देखें, यहाँ दिया है मूक होई वाचाल, यहाँ दिया है जासु कृपासो दयाल। तो यहाँ पर ये आपको पता चल जाता है कि जो इसका चरणांत है वो क्या है, एक जैसा है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं रोला की। तो आप इसमें मात्राएं लगाइए और मात्रा लगा के फिर चेक कर लीजिए कि किस तरह से 11-13 है या नहीं है। अब अगर पंक्ति में मान लो कभी सोरठा और रोला देकर भी आ जाए तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इसमें। अच्छा, सोरठा में एक चीज और होती है, जैसे सोरठा की है कि उसमें ना 4 पंक्तियां होती हैं, 4 पंक्तियां अलग से दी होती हैं। तो ये भी पहचान होती है कि जैसे ये जो दिया है बाहर आया माल, ये इसकी 2 ही पंक्तियां दे रखी है, लेकिन इसमें 2 पंक्तियां और हैं। तो रोला अगर कभी आपको मिलेगा तो 4 पंक्तियों में भी मिलेगा। तो वहां पे 11-13 आपको ऐसे दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ, देखो, जब कभी ऐसी स्थिति आए, आपको ये पता है कि इसमें जो स्वर है, एक तो स्वर क्या है, आ दिया हुआ है, और फिर ये चंद्र बिंदु है, ये तो एक तो दीर्घ हो गया और एक लघु हो गया। तो अब आपके सामने लघु और दीर्घ दे रखा है, तो बड़ा तो दीर्घ ही हो गया ना, तो इसका अस्तित्व नहीं है यहाँ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गुरु ही आएगा। ये ध्यान देना, ये तब की स्थिति है जब उस पे मान लो लघु दिया है और लघु के साथ उस पे चंद्र बिंदु दिया हुआ है। जैसे हम शब्द लिखते हैं ना, मान लो मुंह लिखते हैं, तो मुंह इस तरह से, अब इसमें ये लघु है तो ये भी लघु है, तो इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लघु ही रहेगा, है ना, वहां पे ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुंडलिया। कुंडलिया जो आपका छंद है बहुत ही आसान है, लिखो इसमें पंक्ति, यह छंद एक दोहे और एक रोले से, यह छंद एक दोहे और एक रोले से मिलकर बनता है। यह छंद एक दोहे और एक रोले से मिलकर बनता है। पूर्ण विराम लगाकर लिखो, दोहे का प्रथम शब्द, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, इसकी दूसरी पंक्ति का
अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। पूर्ण विराम लगा के। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। देखो जैसे उदाहरण दिया हुआ है आपका, इसमें कोई मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इससे तो हमारी पहचान ऐसे ही हो जाती है कुंडलिया की। जैसे दिया है, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, ठकुरेला कविराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। अब देखो यहाँ पे रत्नाकर शब्द से इसकी शुरुआत हुई है और रत्नाकर शब्द से ही इसका अंत होता है, ठीक है। अब ये दूसरी पंक्ति है, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पहचान हो जाती है कि ये हमारा कुंडलिया है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, फिर पलटा मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में हैं पैसे और सौदा है पॉकेट में। तो पॉकेट में से शुरू होता है और पॉकेट में खत्म होता है। और दूसरी पंक्ति वे दिन आते याद का अंतिम चरण है दूसरी पंक्ति का, तो तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कुंडलिया बहुत आसान है, आराम से। अब आपकी परीक्षा में जो यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके आ जाते हैं कि ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा छंद है जिसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो कुंडलिया आ जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा छंद है जिसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न इससे आ जाता है। अब इसके बाद आता है हरि गीतिका। अब जैसे देखो, आप अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी ट्रिपल एससी, इन सब की हम बात करें इसमें जो परीक्षा होती हैं, तो आपकी परीक्षा में छंद जो है यहीं तक आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोहा पूछा जाता है, चौपाई, रोला या सोरठा या कुंडलिया, यहीं तक आ जाता है। लेकिन और कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो इससे आगे जाती हैं, जैसे एमपीएसआई की परीक्षा है। अब राजस्थान की परीक्षा में तो ये नहीं आता। राजस्थान की परीक्षा में ना तो अलंकार आता है, न रस आता है, न छंद आता है। भाग तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं ये आता ही नहीं है, ठीक है। तो एमपीएसआई में हरि गीतिका और गीतिका ये भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब तक आपको लगभग समझ में आ चुका है कि हमारा छंद हमें कैसे पहचान में करना है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे परिभाषा दी हुई है, अगर हम हरि गीतिका की बात करेंगे कि यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं और अंत में एक लघु गुरु होता है। जैसे देखो इसने कहा है अंत में, यानी जो अंत में यहाँ पर जो शब्द आएगा उस पे क्या आएगा, लघु गुरु। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी दिए सब पे लास्ट में क्या है, अंत में लघु गुरु आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी हम गिनती करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लगा के दे दिया है मात्राएं, आप देख सकते हैं सारे शब्दों में। तो ये आपका हरि गीतिका का है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम गीतिका की बात करते हैं तो यह एक सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। गीतिका भी सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 26 मात्राएं हैं और साथ ही साथ 14 और 12 मात्रा पर क्या है, यति है,
ठीक है, और अंत में लघु गुरु होता है, ठीक है, ये आवश्यक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 14 और 12 ही मात्रा आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ पर दिया ये 14 ये 12, ठीक है। जैसे अगर बरवे की बात करें, बरवे भी आ जाता है एमपीएसआई में कभी कभी। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके विषम चरण में 12 है और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं 12 है, 7 मात्राएं इसके अंदर। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और सम चरण के अंत में जगण या तगण होने से बरवे की मिठास बढ़ जाती है। मतलब कोशिश करता है कवि कि उसमें जगण या तगण आए ही आए, ठीक है, इसके सम चरण के अंदर। अब आपके दिमाग में ये वाला प्रश्न आएगा, ये जगण तगण अभी क्या है, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि जगड़ तगड़ का मतलब क्या है कि जहाँ पे ऐसी स्थिति होगी, यानी लघु गुरु लघु या गुरु गुरु लघु, इस तरह की स्थिति होगी इसके समचरण में, जहाँ पे बात करेगा। अब ये कैसे आता है, कब होगा, कहाँ से होगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी जब गण बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो आगे दिए हैं, तो अब आप अपनी परीक्षा के हिसाब से, अब इसके बाद जितने भी आपके छंद बच जाते हैं वर्णिक छंद, ये सब के सब क्या है, अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए हैं। तो यहाँ पे इसमें आता है, वैसे आप लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल ना मार्केट में क्या किया है, जो आपकी प्रैक्टिस बुक आ रही है ना, तो सबने सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब जब आप छंद के प्रश्नों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें आपको वर्णिक छंद भी दे रखा है उसने, और जो आपके मात्रिक छंद में जो आपकी परीक्षा में नहीं भी पूछे जाते वो भी दे रखे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं से प्रभावित होकर एग्जामिनर भी ना उठा के रख देता है कि छंद तो दे ही रखा है टॉपिक में, तो कहीं से भी उठा के दे दे। तो फिर आप उस चीज़ को ध्यान में रख के उसे करें, क्योंकि आपकी परीक्षा को ज़्यादा जटिल जो बनाया है ना, तो ये जो सोचते हैं लोग कि हमने आपको इकट्ठे प्रश्न दे दिए, आपको सरल बनाने की बजाय आपकी परीक्षाओं को जटिल बना दिया है इन्होंने, कि जहाँ पे होता है। तो अध्यापक वाली परीक्षाओं से भी आजकल प्रश्न आने लगे हैं। तो क्योंकि आपकी परीक्षा में छंद टॉपिक तो है, अब टॉपिक है तो आपको सारी चीज़ें समझनी, याद रखनी पड़ेंगी। तो इनको आप, जो इनकी परिभाषा है, इनको याद रखिए, उनसे आप पहचान कर सकते हैं। अच्छा, आपके लिए जैसे आपने अलंकार और रस के लिए देखा कि ऑप्शन में 4 हैं, तो आपको 4 पे ही फोकस करना है। तो जैसे ऑप्शन में जो आते हैं उन्हीं पे ही जब भी आए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वर्णिक। मात्रिक छंद तो आपको पता चल गया, ये आप पढ़ लेंगे आराम से, इनको अभ्यास करके देख लेना। मात्रिक छंद तो आप लोगों से आ गया कि हम मात्रा लगाएंगे कैसे और कैसे उसकी गिनती करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वर्णिक छंद की हम गिनती कैसे करेंगे। तो जब हमने मात्रा और वर्ण पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मात्रा में तो हम स्वर की गिनती करते हैं, और स्वर में जो लघु स्वर है वो लघु मात्रा, और जो दीर्घ स्वर है वो दीर्घ मात्रा। लेकिन वर्ण में हमने पढ़ा था कि जो वर्ण यानी जो व्यंजन स्वर के साथ आया है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ध्यान देना कि जब भी वर्णिक छंद में आप गिनती करेंगे तो वर्ण की गिनती करेंगे, ठीक है। वर्ण में आप देखेंगे कि जिस वर्ण के साथ यहाँ स्वर गिनती नहीं होगी, ठीक है, स्वर की गिनती नहीं होगी, उसी व्यंजन की गिनती होगी जो व्यंजन अपने आप में पूर्ण है, अर्थात स्वर के साथ है। तो जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, सवैया या जिसे मालती कहते हैं, यह एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद का मतलब क्या हो गया, जिसमें वर्णों की मात्रा जो है समान होगी, ठीक है, उसे हम समवर्णिक कहेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 22 अक्षरों से लेकर 26 अक्षर तक होते हैं। मतलब इसमें कितने वर्ण होते हैं, 22 से लेकर 26 तक। और ध्यान रखना, अगर पहली पंक्ति में 22 आ गए तो सारी पंक्ति में 22 होंगे, अगर पहली में 23 आ गए तो सारी में 23, 24 आ गए तो सारी में 24, यानी 22 से लेके 26 तक के बीच में कोई एक अंक अगर पहली पंक्ति में आ गया तो सारी पंक्ति में उतने ही अंक होंगे। तो इस तरह से होता है। और इसके चारों चरणों में तुक मिलता है, लास्ट में आपको चारों चरणों में क्या मिलेगा, तुक मिलेगा। अब जैसे इसमें देखते हैं कि जो दिया हुआ है हमारी पंक्ति के, या लकुटी अरि कमरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, इस पंक्ति में हमारे कितने वर्ण हैं ये हमें गिनती करनी है। तो देखो यहाँ पे य है, य पूरा है तो एक वर्ण हो गया, ये ल पूरा है एक वर्ण ये हो गया, क पूरा है ये वर्ण है, ये वर्ण है। अब ये जो अ दिया हुआ है ये स्वर है, अपने वास्तविक रूप में आया तो इसकी गिनती
नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी अ की गिनती नहीं होगी, फिर किसकी गिनती होगी? र की होगी। इस तरह से इसकी, 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 समझ गए ना? तो अब देखो गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 है, तो नीचे में भी इसमें 22 होंगे। अब जैसे ये देखो यहाँ अगर आप इसको गिनती करेंगे तो 23 हो जाएंगे, तो क्योंकि स्वर है तो ये गिनती में नहीं आएगा, तो कहाँ से चलेंगे? यहाँ से चलेंगे, ठीक है। 1 2, अब यहाँ पे ये 3। अब यहाँ देखना कि ये जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे? तो आपको पता है कि ये क्या है? द और फिर ध, और ध का स्वर है यहाँ पर ई, तो इसके साथ आ गया तो हम एक ही गिनती करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक गिनती में आ जाएगा। अब मान लो अगर इसकी जगह जैसे कर्म लिखा होता ऐसे, तो भी हमारा क्या होता कि व्यंजन जो है, दो ही व्यंजन यहाँ पूरे हैं, एक व्यंजन और एक ये व्यंजन, तो इसमें दो ही गिनती होती है, यानी वर्ण कितने होते? दो ही होते। तो ये बात समझ में आ गई। तो आप इस तरह से देखो इसकी गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऊपर भी 22 था और इसमें भी 22, ठीक है। तो ये होता है वर्णिक। वर्णिक मात्रिक छंद से ज्यादा सरल है, आसानी से आपको समझ, बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन उतने गिनती करने हैं जितने व्यंजन स्वर के साथ आए हैं, और स्वर कितने भी आए हमें स्वर की गिनती इसमें नहीं करनी होती, ठीक है। यानी अकेला स्वर गिनती नहीं कर सकते, अकेला व्यंजन की गिनती नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये वर्णिक छंद हैं। तो इसमें दिए हुए हैं सारे वर्णिक की छंद के बारे में कि इनकी परिभाषा है, उदाहरण दिया हुआ है, तो इनको आप अपने हिसाब से, जैसे जिसकी परीक्षा में जो छंद दिया हुआ है वो इस हिसाब से अपने छंदों को यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में लिखिए परिभाषा। यह छंद न तो वर्णिक छंद है, यह छंद न तो वर्णिक छंद है, न ही मात्रिक। यह छंद न तो वर्णिक छंद है और न ही मात्रिक। कॉमा लगा के लिखो, क्योंकि इस छंद में, क्योंकि इस छंद में मात्रा या वर्ण का कोई बंधन नहीं होता। मात्रा या वर्ण का कोई बंधन नहीं होता। पूर्ण विराम लगा के लिखो, छंद के नियमों से, छंद के नियमों से मुक्त होने के कारण, छंद के नियमों से मुक्त होने के कारण इसे मुक्तक छंद कहते हैं। छंद के नियमों से मुक्त होने के कारण इसे मुक्तक छंद कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। एक लाइन लिखिए अगली लाइन से, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में मुक्तक छंद ही चलन में है। वर्तमान समय में मुक्तक छंद ही चलन में है। प्रश्न पूछ सकता है कि
वर्तमान समय में कौन सा छंद चलन में है? आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम विकास की नहीं, हम ह्रास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक युग हमारे जीवन में आता जा रहा है, वैसे वैसे मानव का जो दिमाग है वो कमज़ोर होता जा रहा है। आपने छंद पढ़े, देखे, छंद देखे, तो आप ये बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं अब कि जो पुराने ज़माने के कवि थे वो छंद लिखा करते थे, और वर्तमान समय का जो कवि है वो मुक्तक लिख रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि विद्वान कौन है, आज का या पुराना। पहले अपनी बात कहना और अपनी बात को कहकर फिर छंद में उसको पिरोना, मात्राओं में रखना और शब्दों के साथ कहना, तो यह अपने आप में एक अलग ही काम था पूरा। यानी बुद्धिमानी ही होगी तभी तो ही वो काम कर पाएंगे आगे। लेकिन वर्तमान समय में चलो ठीक है, छंद चल रहा है, कोई भी अब ऐसा लगता है कोई भी मतलब पंक्ति जैसे दे दी जाती है मुक्तक छंद में कि जैसे कोई गद्य उठा के कह दिया है, बस तोड़ ताड़ के आधी छोटी छोटी रख दी है। जैसे उदाहरण के तौर पे, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गद्य की पंक्ति को उठा के रख दिया है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में भी तुम्हें बसना नहीं आया, तब एक बात पूछूं उत्तर दोगे, विष कहाँ से पाया। अब इसमें क्या कविता है, क्या कोई सुर लय ताल है, कुछ नहीं, लेकिन ये कविता है। तो कहने का मतलब है अब ये आपका छंद है एक तरह से, और ये छंद क्या है, मुक्तक छंद है। ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं लगा छंद का, जितने भी हैं, तो इसलिए इसे मुक्तक छंद कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब इसमें कोई छंद है ही नहीं, मतलब कविता ही नहीं है, तो फिर ये कविता की श्रेणी में क्यों रख दिया गया है। तो कविता जैसे आती है, यानी तब छंद से इसको नाम क्या दे दिया गया, कविता दे दिया गया। इससे पहले कविता नाम नहीं था, छंद ही बोलते थे। जब ये छंद से मुक्त हो गया तो इसको कविता नाम दिया गया। कारण ये है कि जो कविता होती है वो केवल ये नहीं कि अपनी बात को कह देना ही कविता नहीं होती, या उसे छंद के नियमों में पिरो देना ही कविता नहीं होता। कविता का एक और भाव होता है कि यदि कविता संदेश देती हुई होती है, यानी कोई भी बात, कोई भी पंक्ति संदेश देती हुई होती है, मानव जाति को कुछ बता रही होती है, या किसी चीज़ पे कटाक्ष कर रही होती है, किसी कुरीति को अगर झकझोर रही होती है, तो वह भी कविता के अंदर आती है। तो जैसे हम इन पंक्तियों की बात करते हैं, तो ये पंक्ति हमारी कविता के अंदर कैसे आई। इस पंक्ति में ये अज्ञे जी की पंक्तियां हैं, लिख लीजिए। अज्ञे हैं इनके रचयिता, उन्होंने इनको रचा है। अज्ञे जी कहते हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। ध्यान देना, देखो इसका अर्थ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब खतरनाक इस तरह से कि कह सकते हैं कि मानव जाति के जो कृत्य हैं ना, उन कृत्यों पर एक जोरदार तमाचा जैसे ये कविता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। कवि कह रहा है सांप से, सांप को संबोधित कर रहा है, अरे तुम सभ्य तो हुए नहीं। अब इसने कटाक्ष कहाँ किया है अपने आप को। वह कौन सा जानवर है जो अपने आप को सभ्य कहता है, बताओ कौन जानवर है। आदमी, मनुष्य ना, मनुष्य जानवर है। अब ये चीज मत सोचना कि आप लोग मैम ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि मनुष्य जानवर है, जानवर है ये। लेकिन बात यह है कि अब इसने अपने आप को भी जानवर से कैसे हुआ, ये वो जानवर है जिसने अपने आप को क्या कहा कि मैं सभ्य हूं। ठीक है, फिर उसने कहा कि तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। अपने आप को जंगल से निकाल कर जिसने नगर में बसा लिया वही है मनुष्य। तो उसने कहा कि ना तो तुम सभ्य हो और ना ही तुम नगर में बसे हो, तब एक बात पूछूं उत्तर दोगे। फिर कह रहा है फिर एक बात पूछता हूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। मतलब क्या कर दिया इसने कि जो मनुष्य का गुण है ही नहीं, जो किसका गुण है, सांप का गुण है, लेकिन उसको किसको बता दिया, मनुष्य का। इसका मतलब मनुष्य ऐसा काम कर रहा होगा, मनुष्य डसता होगा, मनुष्य विष रख रहा होगा। तभी कवि ने वो कटाक्ष किया है कि ना तो तुम सभ्य हुए
और ना तुम नगर में बसना आया तुम्हें। तब ये बताओ कि ये डसना कहाँ से सीखा और ये विष कहाँ से पाया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मानव हो और आपके अंदर इस तरह की फितरत है तो ये पंक्ति या कहें टेढ़े रूप में ये सीधी सीधी बात कह रही हैं कि आप मनुष्य होकर जानवरों जैसी प्रवृत्ति मत रखो। सांप क्या है? सांप असभ्य है। सांप एक असभ्य है, इसको कोई ज्ञान नहीं है अच्छा बुरा, कौन मेरे लिए अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं है। इसका एक ही काम होता है, बस ये डस देता है, जहर है इसके अंदर डाल देता है शरीर में, मर जाए वो आदमी। लेकिन जो मनुष्य है वह तो सभ्य है ना, उसको तो पता है ना कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो वो अपनों के साथ छल कपट और ये हाय माया और इस तरह की चीज़ें जो लगाए रखता है कि उसकी बात उससे कहना, उसका खराब कर देना, ये सारा जो छल कपट यानी जो ये जहर है ये वो अपने अंदर क्यों रखता है। तो ये जो कविता है ये कविता अपनी उस कसौटी पर पूरी खड़ी उतरती है जो मानव को संदेश देती है। तो इसलिए इस तरह की जो कविताएं आई तो उन सारी कविताओं को छंद में रखने के लिए, उन्हें एक नया नाम देने के लिए आधुनिक युग में एक नए छंद बना दिया गया और उसको क्या नाम दे दिया गया? मुक्तक छंद। यानी अब अगर इस तरह की कोई पंक्तियां आती हैं जो कुछ ना कुछ संदेश देती है मानव जगत को, तो वैसी पंक्तियों को हम मुक्तक छंद में रखेंगे। ठीक है, तो मुक्तक छंद में आपका कोई नियम, कोई इस तरह की परिभाषा इनकी कोई लागू नहीं होती। तो ये हमारा मुक्तक छंद में आता है। प्रश्न यहाँ से बन जाता है आधुनिक समय में किसका चलन है, किस छंद का चलन है? तो मुक्तक छंद का चलन है। आपने सुना भी होगा कुमार विश्वास को कभी, या और भी बहुत सारे कवि होते हैं कि एक मुक्तक सुनाते हैं, ऐसा कहते हुए कि जब वो मुक्तक बोलते हैं तो उनका मतलब वही होता है। अगर कोई कवि ये कहे कि एक छंद आपको सुनाता हूँ, अगर वो छंद नाम ले रहा है तो आप समझ जाना कि इसका मतलब उसने वो रचना किस में बनाई है? छंद में बनाई है। अब वो नाम लेता है कि एक दोहा आपके सामने लाता हूँ या एक सोरठा आपके सामने लाता हूँ, तो समझ जाओ कि उसने वो रचना उस चीज़ में रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही आता है कविता और जो दोहा छंद और ये सारी चीज़ जो हम रखते हैं। आपने कभी उर्दू में सुना होगा, उर्दू साहित्य में क्या कहते हैं, गज़ल सुनाते हैं, एक शायरी सुनाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि एक शायरी है गज़ल है वो बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं वैसे ही उर्दू साहित्य में भी है अपनी चीज़ें कि उनके भी अपने नियम हैं कि वो किस तरह से रखते हैं उनको कैसे। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो छंद आपका यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन हमारा एक पॉइंट रह गया है गण। अभी हमें सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा वो सब कुछ हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी जो एक मेन चीज़ है वो हमारी क्या रह गई है? गण। अब हम गण को समझते हैं। हमने लगभग छंद की सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो देखो, जब हम गण की बात करते हैं कि गण क्या होता है, तो इसको इस तरह से बताया जाएगा कि लघु और गुरु के नियत क्रम को 3 वर्णों के समूह में जब रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब कैसे? ये जो गण हैं इनकी संख्या 8 होती है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, ये तो इनके नाम हो गए। अब इनका सूत्र यानी इनका जो चिन्ह है वो यहाँ पे दिया है कि यगण का चिन्ह जो है वो लघु गुरु गुरु होता है, और मगण का जो चिन्ह है वो क्या होता है? गुरु 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 होता है। तो इस तरह से 8 अलग अलग दिए हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इसे इस तरह से याद करना है तो याद करना तो मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे समझोगे आप इसको? मान लो किसी शब्द में आपको दे दिया, कोई शब्द दे दिया है, जैसे शब्द है आपका साकार, और आपसे कहा कि साकार शब्द में गण कौन सा है ये बताइए। तो आप इसे लिखेंगे कि ये हो गया गुरु और ये हो गया गुरु और यहाँ पे लघु। तो अब आपको ये खोजना है, तो अब आपको ये इनमें से खोजना होगा कि कौन सा है। यहाँ पे दिया है गुरु गुरु और लघु, तो यानी ये क्या है? तगण है। तो आप ये जो तगण बताएंगे अब इसको, तो इसे अगर ये तो आपके सामने है तो आपने बता दिया, लेकिन अगर परीक्षा में तो ये सामने होगा नहीं तो फिर कैसे बताओगे? और ना याद रखना होगा, और जब याद रखेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसका सरल तरीका बताती हूँ कि जगण किस तरह से होगा। आपको जो याद रखना है वो एक चीज है, और वो याद रखनी है ये, और कुछ नहीं। यमाता राजभान सा लगा। ठीक है, क्या नाम है? यमाता राजभान स लगा।
ठीक है, इतना। आ और अ में अंतर रखिएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया कि या माता राजभान सा लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। तो यमाता राजभान स लगा, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। इतना याद रख लीजिएगा, आपको गण का नाम भी याद हो जाएगा, आपको गण का सूत्र भी याद हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। चलो अब बताती हूं, अब समझ लेना कि ये कैसे होगा। सबसे पहले जब इसने गण की बात कही है तो इसने गण में कहा है कि हमारा जैसे ये लघु है और ये गुरु, तो कह रहा है कि ये लघु और गुरु हमारे 3 में आने चाहिए, यानी इनको 3 जोड़े में हम रखें 3-3 करके। तो अगर ये दोनों हैं, इन दो को हम 3-3 करके रखें, जैसे मान लो लघु गुरु लघु ऐसे करके रख दिया, या गुरु लघु गुरु ऐसे करके रख दिया, तो इस तरह की स्थिति में हमें इन्हें रखना है 3-3 में। तो अधिकतम ये 8 बार रखा जाता है, ठीक है। कितनी बार होता है? 8 बार अलग अलग। तो इसीलिए जो हमारे गण हैं वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक। तो अब इनकी संख्या देखेंगे कौन कौन से हैं। तो मैंने जो आपको सूत्र बताया वो क्या बताया है? यमाता राज भान स लगा, ठीक है, इसको याद रख लेना है। अब आपको बताती हूं कि आप सारे गण को इसी से याद रख लेंगे। यहां लिखूंगी, यहां पे लिखेंगे हम गण का नाम, ठीक है, और यहां लिखेंगे उसका सूत्र। अब देखो, ध्यान देना, आपको लिखना नहीं है, इस चीज को समझना है बस। समझ लिए तो घर जाके करना अपने आप, ठीक है, लिखना नहीं है। लिखने में रहोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ तो आपको दे रखा है, घर जाके एक बार जैसे मैं बता रही हूँ, घर जाके अपने से प्रैक्टिस करना और फिर आपके पास दिया हुआ है उससे मैच कर लेना कि सही किया है कि गलत, ठीक। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें 3 जोड़े तक रेखांकित करो। यहां तक आ गया, ठीक है, 3। इस पे आप क्या लगाओगे? लघु की गुरु? लघु। और इस पे गुरु, और इस पे गुरु। तो देखो इसमें जो ये पहला है ना य, तो ये हो गया हमारा य गण, ठीक। और इसका सूत्र क्या हो गया? लघु गुरु गुरु। तो ये हो गया लघु गुरु गुरु। इसको मिटा देंगे। अब लेंगे हम यहां पर, इसके बाद यहां से 3 यहां तक आ जाएगा। इस पे मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया? गुरु। इस पे लगाएंगे तो, और इस पे लगाएंगे तो, यहां पे ये है म, तो ये हमारा क्या हो गया? मगण। और इसका क्या हो गया? तीनों गुरु, ठीक है। अब इसके बाद अगला, तो यहां से 3 लेंगे, तो यहां पर क्या हो गया? गुरु गुरु और लघु। तो ये पहला वर्ण है, तो ये हमारा क्या हो गया? तगण। और ये क्या हो गया? गुरु गुरु और लघु, ठीक है। अब इसके बाद फिर 3 लेंगे, तो यहां पे हमारा क्या आ गया? गुरु लघु और गुरु। तो ये हमारा है, तो ये क्या गण कहलाएगा? रगण। तो इसमें क्या हो गया हमारा? गुरु लघु और गुरु, यही है ना। इसके बाद फिर अगला 3 लेंगे, ये 3 आ गया। तो अब ये हमारा यहाँ पर ज आ गया, तो इसके लिए क्या है? लघु, इसके लिए गुरु और इसके लिए लघु। तो हमारा ये हो गया जगण। और जगण में हमारा क्या हो गया? यहाँ पर लघु गुरु और लघु, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा अगला, फिर 3 लेंगे, तो ये हमारा हो गया गुरु, ये हो गया लघु और ये हो गया लघु। तो ये कौन सा गण? भगण, ठीक है। तो भगण में हमारा हो गया गुरु लघु और लघु। इसके बाद फिर हमारा 3 आ गया, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया? लघु, ये लघु, ये लघु। तो ये कौन सा गण हो गया? नगण। और इसमें हो गया हमारा लघु लघु और लघु।
ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा लघु, लघु और गुरु, तो ये कौन सा गण हो गया? सगण। ठीक है। और इस तरह से ये हमारा हो गया गुरु, लघु, लघु और गुरु, तो ये हमारा यहाँ पे सूत्र बन गया। और इस तरह से हमारे पास गण और गण के नाम और गण का सूत्र ये सब हमारे सामने आ गया। ठीक है। तो आपकी परीक्षा में कोई भी नाम पूछे तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे मैम इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो होता ही नहीं है परीक्षा में। अगर मान लो शब्द दे दिया कि इस तरह से, जैसे साकार शब्द दिया और दे दिया हमें तो तुरंत बनाना है, तो आप ध्यान दो कि ये तो मैंने आपको समझाया है कि ऐसे बनाना है। आपको बस क्या करना है, आपको बस यही याद रखना है, छोटा सा कहीं पे लिखो यमाता राजभांसा लगा। ठीक है। और उसके बाद इसके सूत्र लिख दो यहाँ पर। ये हो गया लघु, ये हो गया गुरु, ये हो गया गुरु, ये हो गया गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। अब मान लो जैसे शब्द दिया आपको साकार, आपको इस शब्द पे लगाना है गुरु, गुरु और लघु। तो जहां आपको गुरु, गुरु, लघु की स्थिति दिखे वहां पहुंच जाओ कि गुरु, गुरु, लघु यहां दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? तगण है। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब मान लो ऐसे ही अगर आपका शब्द दिया हो, जैसे शब्द दिया है आपको कोई और बताओ, जैसे 3 में कोई शब्द भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो चरण शब्द दिया हुआ है, चरणों कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा लघु, लघु और ये गुरु। तो आपको देखना है लघु, लघु, गुरु कहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे लघु, लघु, गुरु यहाँ दिख रहा है, मतलब ये क्या है? सगण है। आराम से पता चल जाएगा। मान लो अगर ये ऐसा होता, चारण ऐसे लिखा होता, चारण शब्द होता, तो क्या हो गया? गुरु, लघु और लघु। यहाँ आप खोजते कि कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये हो जाता आपका भगण। अब बताओ इसमें कहीं कोई समस्या? आराम से समझ लोगे। ठीक है। अब देखो आपकी परीक्षा में ना अलग अलग तरह से प्रश्न आएंगे। अगर कभी इस तरह से आ जाए कि आपको ना कोई ऐसा सूत्र दिया हो, ऐसे करके मान लो ऐसा लिखा हुआ है गुरु, लघु, फिर लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, इस तरह से करके आपको दे दिया और आपसे पूछे कि इसमें आपको गण बताना है। ठीक है। और प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है? जोड़े से चलना है। ये 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। अब यहाँ पे तो 3 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और लेना चाहती हूँ कि ऐसे लिखा है, 2 आ गए। अब आपको पता है कि 3 जोड़े से आएगा तो आप आराम से कर लोगे कि आपको पता है कि यहाँ पे जैसे हमारा दिया हुआ है गुरु और लघु, तो गुरु और लघु, लघु हमारा कहाँ आ रहा था? यहाँ आ रहा था ना ये, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया? भगण हो गया। और यहाँ गुरु, गुरु, लघु जो हमारा आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था? यहाँ पर तगण पे। ठीक है। ये तो ये हमारा क्या हो गया? ये तगण हो गया। अब इसकी बात करें तो ये फिर हमारा भगण हो गया। ठीक है। ये और इसकी बात करें जहाँ पर तीनों आ रहा था तो ये हमारा क्या था? मगण। ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन में लिखा होगा कि पहले भगण, तगण, भगण, मगण। अब ये जो दोनों यहाँ पे रह गए, 2 रह गए, तो ये तो गण नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखा होगा? लघु गुरु। ठीक है। इसके लिए क्या लिखा होगा? लघु गुरु। तो आपको सही रखना है। अगर 2 3 होते ही तो वो गण में बदल जाएगा, 1 रह गया तो 1 रहेगा और 2 रह गए तो लघु गुरु, ऐसे जैसे भी होगा। अगर मान लो गुरु गुरु लिखा है तो गुरु गुरु हो गया, लघु लघु रखा है तो लघु लघु हो गया। तो बात समझ में आ गया। अब देखो मैंने सारे प्रश्न बता दिए जितने भी तरह से हैं। अब वो गण में किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ आपके छंद समाप्त होते हैं। अब अगर इस छंद से संबंधित आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। और दिए हुए जो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे छंद के नीचे, इन प्रश्नों को हल करिएगा। इनको करके देखिएगा कि आप पहचान कर पा रहे हैं या नहीं।
जो प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, इनको कर लेना, आपकी परीक्षा में यही सारी चीजें आती हैं, आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो किसी को कोई परेशानी समस्या नहीं है? ठीक, चलो तो एक चीज बताओ आप, जो पंक्ति दी हुई है, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, इस पंक्ति में अलंकार बताओ। अनुप्रास अलंकार अगर है तो वो गौण हो जाएगा। श्लेष किस में है? रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। आपकी क्लास समाप्त हो गई है, और ये मैंने आप इसलिए दिया है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सब्जेक्टिव परीक्षा भी देनी है, तो उनको व्याख्या भी लिखने के लिए आती है। ऐसी पंक्ति अगर आ जाएगी तो कैसे व्याख्या लिखोगे? और बताओ, आप इतने दिन से सीखते आ रहे हो, हिंदी को सीख रहे हो, क्या आपके अंदर ये क्षमता है कि आप पद्यांश को समझ पाओ? कल की क्लास में हमारा क्या टॉपिक होगा? साहित्य की विधाएं, ठीक है, हिंदी साहित्य की कुछ विधाएं हैं, वो करेंगे हम। यहां से प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में। बताओ, इस पंक्ति का अर्थ कौन समझाएगा मुझे? क्या समझ में आ रहा है? अन्योक्ति अलंकार है इसमें। अन्योक्ति अलंकार कहता है एक शब्दार्थ और एक भावार्थ होता है। अब बताओ, जल्दी से दिखाओ अपनी क्षमता कि आपका दिमाग क्या कहता है, क्या समझ में आता है इन पंक्तियों से। जीवन का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देती हुई पंक्तियां हैं ये। रत्नाकर सबके लिए होता एक समान। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। पंक्ति कह रही है, पंक्ति का शब्दार्थ अगर देखेंगे कि जो रत्नाकर है यानी समुद्र है, वो सबके लिए एक समान होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। बुद्धिमान मोती चुने, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस समुद्र से मोती चुन लेता है। सीप चुने नादान, अब जो नादान होता है, जैसे मासूम कह सकते हैं, इनोसेंट, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता, तो वो सीप को ही चुन लेता है कि ठीक है, सीप के अंदर मोती होता ही है, तो वो सीप को चुन लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मोती मिल जाता है तो कभी खाली रह जाता है, तो वो निर्भर करेगा उसके कर्म पर, सारी चीजों पर। सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता। अज्ञ का मतलब है मूर्ख, बुद्धिहीन। जो बुद्धिहीन होता है वो मूंगे पर मरता है। और मूंगा क्या है? मूंगा एक, आप अगर पढ़ते हैं, जंतु होता है जिसपे एक कवच होता है, ठीक है, शंख टाइप से जो लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस मंगे की और उस तरह अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, कोई लंबा सा होता है, कोई शंख की आकृति का होता है, कोई ऐसा होता है कटोरी टाइप से, और अलग अलग ना, तो वो मूंगे होते हैं, अलग अलग प्रजाति है उनकी। तो उनका कोई काम नहीं होता, वो बस ऐसे ही पड़े होते, बच्चे खेल लेते हैं उनको। और उनमें जैसे कौड़ी भी आपने देखा होगा, कौड़ी जो होता है वो भी मूंगे की कैटेगरी में आता है एक तरीके से। तो उनको खेल के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या उनकी कोई कीमत है? और वो क्या है? बेकार की चीजें हैं, बेकार की। लेकिन जो यहाँ पे कहा है कि जो बेवकूफ है वो उसी के पीछे भाग रहा है। फिर कहता है जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। जिसकी जैसी इच्छा है, जिसके अंदर जैसी बुद्धि है, वो वैसी ही चीजों को इकट्ठा कर रहा है। ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर। और मजेदार बात यह है कि सभी, ठकुरेला कवि हैं, इनका नाम है ठकुरेला, इन्होंने अपना नाम दिया है इसमें कि ठकुरेला कवि कहते हैं कि मजेदार बात यह है कि सभी अपनी अपनी इच्छाओं की चीजों को पाके बिल्कुल खुश हैं। फिर आगे कहता है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर, यानी मनुष्य के अंदर भेद है, रत्नाकर तो एक जैसा है। अब ये तो है इसका शब्दार्थ, ठीक है।
अब मैम क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अब जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बस आपके लिए ज्ञान की बात बता रही हूँ, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस पंक्ति का जो भाव देखेंगे, वो भाव हमें क्या समझाता है। यहाँ रत्नाकर का अर्थ है समाज से, ये दुनिया, ये समाज, जिसे आप कहते हैं ना चार लोग। जीवन में आप जो परेशान रहते हैं रात दिन, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोगों से जो बना ये समाज है। कहता है ये सबके लिए समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके लिए। ये चार लोग उन चार लोगों के लिए भी हैं जिन चार लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, है ना। तो ये समाज है, ये सब समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बुद्धिमान मोती चुने। अब जो बुद्धिमान है, जिसको पता है कि मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर मेरे सपनों पर हंसता है, मेरे आगे बढ़ने की, मैं जो कामयाब होने की तरफ जा रहा हूँ, मुझे हतोत्साहित करता है, तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे काम करना है, एक टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया। किसी ने मुझे पागल भी कहा या तू अनोखा काम कर रहा है, तू वैसा काम कर रहा है, कुछ भी कहा, कोई ध्यान न देने वाला। तो वैसा व्यक्ति क्या होता है, मोती चुन लेता है। और मोती की कीमत क्या होती है, सबसे अनोखा होता है, स्पेशल। सीप चुने नादान। अब ये जो सीप चुनने वाले लोग हैं, ये नादान है, मासूम है। क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, समाज की बातों के दायरे में रहते हुए अपने कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, ना इससे मतलब, ना उससे मतलब, ना बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। तो ये नादान लोग होते हैं। अब आगे दिया है अज्ञ मूंगे पर मरता। और जो ये अज्ञ हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये अगर हम 100% में देखें तो जो बुद्धिमान हैं वो 2-3% लोग हैं, और जो नादान हैं वो 10-15% लोग हैं, और बाकी जो बच गया वो सब के सब क्या हैं, अज्ञ। और वो मूंगे के पीछे भागते रहते हैं। कैसे, तू हिंदू है तो मुसलमान है, तेरा अल्लाह है, मेरा ईश्वर है, मैं अल्लाह नहीं बोलूँगा, मैं ईश्वर नहीं बोलूँगा, और बोल दूँगा तो मार दूँगा, काट दूँगा, ये नष्ट कर दूँगा। ये सब क्या है, अज्ञ। इनको जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता। और ये इन्हीं सारी चीज़ों में, अब ये सिर्फ एक की बात नहीं कर रही मैं, और सारी कुरीतियाँ जितनी भी है, इन सारी कुरीतियों में भी कि वो उसको लेके वहाँ पे, जैसे आपने देखा पथराव करने वाले, ये जितने भी पथराव करने वाले हैं सब अज्ञ हैं। इनको ये पता ही नहीं है शहंशाह कौन है, बुद्धिमान जो मोती चुन रहा है वो कौन है, वो ऊपर बैठा है जो सत्ता पे। ध्यान देना, कोई भी दंगा फसाद, जो भी इस तरह की चीजें होती है जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, ये भीड़ सब क्या है, अज्ञ। कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो हमेशा क्या रहता है, अलग। वो अपनी चीज में अलग राह बनाता है, अलग तरीके से चलता है। तो ये पंक्ति हमें ये सिखाती है जीवन में। फिर आगे कहा है कि ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर। जिसकी जैसी बुद्धि है उसने वैसा लिया, वैसा ग्रहण किया इस समाज से, और सब अपनी अपनी तरीके से खुश है। तलवार चला के मार काट मचा के भी खुश है, ठीक है, कि हाँ हमने मार काट मचा ली, ये हो गया, उससे खुश है, ठीक है। और बाद में अगली पंक्ति कहती है मनुष्य के भेद, यानी भेद किस में है, मनुष्य में है, एक सा है रत्नाकर। आप ध्यान देना, अक्सर जो मनुष्य है ना वो देखता है एक दूसरे की तरफ कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। हम जो बढ़ जाते हैं एक कुरीतियों की तरफ, बहुत जल्दी चले जाते हैं। जैसे आप देखना कि हमें मौका मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने का, तो हमें अपना ये जो समय है ना, ये बुद्धिमान की तरह ही इस समय को प्रयोग में लाना चाहिए। कभी ऐसे नहीं कि हम भीड़ की तरह कि हाँ ये भी तो यही कर रहा है तो मैं भी तो वही करूँ। यानी भेड़ चाल कभी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि भेड़ चाल में अक्सर आप गिर जाओगे। डिस्कवरी देखा करो, मैं बोलती हूँ ना डिस्कवरी देखा करो। तो डिस्कवरी में आपने देखा होगा एक नील गाय टाइप का जानवर होता है जो दिखाते हैं, हम झुंड में चलता है, एक साथ कम से कम हजारियों चलते हैं। वो इस तरह से रहते हैं कि झुंड में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता, जब शेर को शिकार करना होता है, जिसका करना होता है उसका शिकार हो जाता है। पर वो झुंड में ऐसे कि झुंड अगर एक तरफ चला गया तो झुंड चला ही जाएगा। और उस झुंड में कई बार आपने ऐसा सीन देखा हो अगर कभी, कि जैसे गाय जा रही हैं, वो स्थान बदलते हैं अपना,
तो लाइन चल रही है, कतार चल रही है, कुछ लोग उनमें आगे रहते हैं। अब आगे ये हुए हैं, अब आगे से उन्हें पता चला कि झुंड चलते चलते वो ऐसी जगह पे पहुंच गया कि आगे नदी है और अब वो आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो आगे खड़े होके इतने वो सोचे कि रास्ता कहाँ से लेके आए, इतने जो पीछे चल रही है ना भेड़ चाल में, वो धक्का मार के उनको आगे गिरा देते हैं, आगे उसमें कूद जाते हैं। तो मजबूरन पीछे वाले धक्के की वजह से उनको उस नदी से पार होना पड़ता है। और जब वो उस नदी से पार होते हैं तो पता चलता है कि वो उस नदी में घुसे तो 1000 थे, लेकिन वहाँ से जब निकले तो निकल के ही 600 बचे। क्यों 400 कहाँ गए? आधे नदी में बह गए, आधे नदी में जो वहाँ पे मगरमच्छ था उसके शिकार हो गए, और जाने कितने एक दूसरे के नीचे ही कुचल गए, क्योंकि बुद्धि लगाई नहीं किसी ने। ये नहीं सोचा कि अरे आगे खतरा है, अभी रुकना है, ये नहीं कहा, बस चले जा रहे भेड़ चाल में। जो जितने अपने आप को जैसे उस संकट को देखकर उसका जैसा व्यवहार था वो उस व्यवहार से अपने आप को बचा गया तो वो बच गया, और जो नहीं भेड़ चाल में था तो वो मर गया। तो याद रखिए जीवन में जो ये भेड़ चाल है ना, किसी भी चीज़ की भेड़ चाल है, भेड़ चाल हमेशा सदैव आपको ना कहीं कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देती है। तो जीवन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और किताबों को अपना दोस्त बनाते हुए, आपको अभी ये लगता होगा कि किताबें हमारी दोस्त कैसे हो सकती हैं। जो किताब आप पढ़ रहे हो ना, ये किताब शायद आपकी दोस्त नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये किताब नहीं है। लेकिन जैसे मोटिवेशन वाली किताबें होती हैं या साहित्य में और आप कहानियाँ पढ़ते हैं, वो सारी जो किताबें हैं हालांकि ये भी आपकी दोस्त हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाती ही हैं। अगर मान लो कि आपने विज्ञान पढ़ी और विज्ञान में आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल, तो आपको ये पता चला कि एक बल ऐसा है कि अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे उठा के अगर छोड़ दें हवा में तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच लेगी, और इस बल के कारण ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपको इतनी अकल आ गई कि किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के हवा में हम छोड़ नहीं सकते। नहीं तो अगर ऐसे छोड़ दिया, पता चला कि गोद में बच्चा ले रखा है, उसको भी ऐसे छोड़ दिया, वो गिर गया नीचे मर गया। कहने का मतलब है हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, हर चीज़ सिखाती है। पर कभी ऐसे लाइफ में जब आपको मौका लगे तो उन किताबों को भी पढ़ो जो कुछ लोगों ने लिखी हैं, यानी हमें मोटिवेट करने वाली जो किताबें होती हैं। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट था हमारे इसमें आता है ये, इसके सहारे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैं आदत से बाज तो आऊँगी नहीं, चाहे कोई मुझे कितना भी टोके। वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो हिंदी पढ़ाऊँ आप लोगों को, लेकिन मेरे अंदर का जो टीचर है ना, वो ये कहता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ आ रही है तो बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो चीज़ें नहीं पता हैं, क्या पता मेरी बात से, मेरे समझाने से। मुझे एक चीज़ बताती हूँ आपको। मेरे पास कॉल आया गुजरात से एक सर का। गुजरात में वो व्यापारी हैं और वो इस समय 65+ हो चुके हैं। तो इस समय अब उनके बेटे ने सारी चीज़ें संभाल ली है, तो वो खाली बैठे रहते हैं तो यूट्यूब देखते हैं। तो यूट्यूब देखने पे उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया और सारी चीज़ें देखी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आप जो हिंदी सीखी है, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे, कि मेरा हमेशा से ये शौक़ रहा कि कोई भी भाषा है, वो संस्कृत भी सीख रहे हैं, पाली वगैरह भी सीख रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी आपकी बहुत अच्छी लगी। तो बात करी उन्होंने मुझसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे ये चीज़ें सीखी, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिन लोगों के लिए मैं बातें बोलती हूँ या समझाती हूँ ये चीज़ें, मुझे नहीं पता कि वो छात्र उन बातों को अपने जहन में रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही कि मैंने यूट्यूब पर 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी बात बोली होगी। जब कोई याद दिलाता है तो याद आ जाता है कि हाँ उस समय कहा होगा। तो उन्होंने बातें याद दिलाई तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इनको मेरी एक एक बात याद है कि मैम आपने ये बात ऐसे बोली, मैंने आपकी वीडियो में सुना और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी हमारे समाज में ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। फिर वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे कि हमारे पोती पोते हैं, वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर उनको ये शिक्षा दी ही नहीं जा रही है इस तरह से। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ सर, समाज बदल गया है, बस मैं कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि लाखों में से अगर कोई एक व्यक्ति भी
आपकी बात को समझ के आगे बढ़ जाता है, तो आपका अपना जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। तो मैं वही सोचती हूँ कि आप में से अगर कोई भी मेरी किसी भी बात को थोड़ा सा भी समझ के अपने जीवन को अगर सुधारता है, तो मेरा कर्तव्य जो है वो पूरा हो जाता है। तो मैं मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ, आप अपना कर्तव्य निभाइए। आपका क्या कर्तव्य है बताओ? पढ़ना ईमानदारी से। आप जिस पोस्ट पर हो, जिस पद पर हो, उस पद का एक कर्तव्य होता है। जैसे आप विद्यार्थी हो, तो आप विद्यार्थी का जो यहाँ पर कर्तव्य है वो ये है कि आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करो और जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अभी एक दिन की और रह गई हमारी इकाई 6 यानी कल, और फिर उसके बाद इकाई 7 लेके आनी है।